प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को शोध के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करूंगा। शोध के अलग अलग से चरण क्या होंगे उनको आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। स्टेप्स होते हैं, रिसर्च करते हैं या कोई भी काम अपन जब करते हैं तो उसके अलग अलग चरण होते हैं। उसमें सबसे पहला चरण है समस्या का निर्धारण करना। सबसे पहला चरण होता है किसी कठिनाई का अनुभव करना, या जिसे समस्या कहते हैं उसकी पहचान करना। उसके बाद में समस्या का निर्धारण करना होता है। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन किसी भी शोधकर्ता को इस चुनौती को सर्वप्रथम स्वीकार करना पड़ता है। सबसे पहले ये देखें कि अपनी समस्याएं क्या हैं, उसका निर्धारण करें। अपन समस्या तीन तरह की हो सकती है। एक तो अनुभविक समस्याएं, दूसरी होती हैं विश्लेषणात्मक समस्याएं, एनालिटिकल प्रॉब्लम, और तीसरी होती हैं मानवीय समस्याएं। अनुभविक समस्याओं के समाधान तथ्यात्मक अनुभव के आधार पर ढूंढे जाते हैं। अनुभविक समस्याएं जिनके समाधान अनुभव के आधार पर ढूंढे जाते हैं। विश्लेषणात्मक समस्याएं अवधारणाओं से संबंधित होती हैं, जिनकी मानवीय समस्याएं मूल्यात्मक निर्णयों पर निर्भर करती हैं। मानवीय समस्याओं के दो रूप हो सकते हैं। मूल्यांकनात्मक, जैसे भारत में उच्च शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ है, ये मूल्यांकन, तथा निर्देशात्मक है, देश में उच्च शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि समस्या क्या है, उस समस्या का निर्धारण करें। फिर उसके बाद में उस समस्या के समाधान के संबंध में दूसरा पॉइंट आता है साहित्य सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ लिटरेचर। उस समस्या के समाधान से संबंधित लिटरेचर क्या है, उपलब्ध पुस्तकों में उसके बारे में क्या लिखा गया है। समस्या का निर्धारण होने के पश्चात एक शोधकर्ता को समस्या से संबंधित उपलब्ध जो विषय सामग्री है उनका गहन अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि इस विषय से संबंधित कोई शोध प्रकाशित अथवा अप्रकाशित हो तो उसका भी अध्ययन करना चाहिए। यानी फिर इससे संबंधित जो भी लिटरेचर दिया हुआ है उसका अध्ययन गहनता से करना चाहिए। ये समस्या का दूसरा चरण हो गया। पहले में समस्या का निर्धारण किया, फिर अपन ने उसका साहित्य का सर्वेक्षण किया, सर्वे ऑफ लिटरेचर। और तीसरा चरण आता है परिकल्पना का निर्माण। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मानी होता है परिकल्पना या कोई भी कल्पना करना। ये आप लोगों के लिए ये शब्द बड़ा उपयोगी है, हाइपोथेसिस, जो संभवतः आप लोगों ने पीछे की क्लासों में नहीं पढ़ा होगा। रिसर्च जब भी करते हैं या शोध जब भी करते हैं तो कोई न कोई हाइपोथेसिस या परिकल्पना या कल्पना लेनी पड़ती है। परिकल्पना को पूर्व कल्पना, उपकल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। एक विद्वान हैं गुटे एंड होट के शब्दों में, परिकल्पना ऐसी मान्यता है, यानी परिकल्पना एक मान्यता है जो पहले से ही अपन मान लेते हैं, और फिर जिसका परीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक जांच की जाती है। पहले अपन कोई मान्यता ले लेते हैं और फिर उसके बाद में उसकी जांच की जाती है। तो ये होता है हाइपोथेसिस।
परिकल्पना। परिकल्पना एकदम स्पष्ट, सरल और उपलब्ध तकनीक से संबंधित और विषय के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। कोई भी परिकल्पना जो शोध के लिए पहले से अपन मान्यता लेके चलेंगे। यहाँ परिकल्पनाओं के प्रकार के बारे में बताया गया है कि परिकल्पनाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक चरीय परिकल्पना हो सकती है या बहुचरीय परिकल्पना हो सकती है। एक चरीय का मतलब होता है यूनिवेरिएट, जो एक चर से संबंधित होती है। एक चरीय परिकल्पना में किसी एक चर वेरिएबल का एक मूल्य किसी एक इकाई, घटना, समूह या व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है। कभी कभी चर का वर्णन नहीं किया जाता, उस समय उसे जो प्रसंग है उसके अंतर्गत समझा जा सकता है। एक चर होने के कारण आप इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में दो चरों से संबंधित परिकल्पनाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत दो या अधिक चरों का समावेश होता है। जैसे वर्षा के कारण उत्पादन घटता भी है और बढ़ता भी है। तो यहाँ पर एक से अधिक चरों का प्रयोग किया गया है। तो एक चर से संबंधित परिकल्पना या एक से अधिक चरों से संबंधित परिकल्पना, ये पहली तरह की परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना ये कहते हैं हो सकती है सहचारी एवं असहचारी। सहचारी को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशनल परिकल्पनाएं। ये बताती हैं कि दो या अधिक चर संबंध हैं क्या, उनके बीच में संबद्धता है क्या। सहचारी परिकल्पनाएं डायरेक्शनल तथा नॉन डायरेक्शनल हो सकती हैं। और फिर उसके बाद में शाश्वत और सांख्यिकीय परिकल्पनाएं। परिकल्पना के संबंध में मुख्य रूप से बात यह है कि आपको ये समझना है कि किसी भी समस्या के समाधान से पहले उसकी एक मान्यता लेते हैं। वो मान्यता ही परिकल्पना होती है। वो लास्ट में जाके अपन जब विश्लेषण करते हैं तो वो जो मान्यता ली थी वो सत्य भी साबित हो सकती है, असत्य भी साबित हो सकती है। और परिकल्पना के अंतर्गत ही एक परिकल्पना आती है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, जिसको कहते हैं शून्य। इसमें ये मानकर चलते हैं कि प्राचल तथा प्रतिदर्श में समानता है। नल हाइपोथेसिस में ये मान के चलते हैं कि प्राचल होता है पैरामीटर और प्रतिदर्शज होता है सैंपल, समग्र में से सैंपल ले लिए और उनका माध्य ज्ञात किया, वो होता है प्रतिदर्शज। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस में ये मानते हैं कि पैरामीटर और प्रतिदर्शज, जिसको स्टैटिस्टिक कहते हैं, में समानता होती है। पंजाब नेशनल बैंक तथा यूको बैंक की लाभदायकता में सार्थक अंतर नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियां तथा निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों की श्रम उत्पादकता समान है। राजकीय उपक्रमों की कार्यशील पूंजी को सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये है नल हाइपोथेसिस। आगे जाके अपन इसको बाद में क्लियर करते रहेंगे जब अपने प्रैक्टिकल में ये चीज़ आएगी। और उसके बाद में अगले हेडिंग में अपन लेते हैं रिसर्च डिजाइन। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप लोगों को एक बार थ्योरी में देखनी पड़ेंगी और छोटे प्रश्नों के रूप में परीक्षा में
ये आते हैं। तो इसे आप अपनी पुस्तक में भी एक बार पुनः देख लेना। एक छोटे प्रश्नों के रूप में इसी में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन से आप क्या समझते हैं, तो इसको करेंगे अपन शोध कार्य करने की योजना या शोध प्रक्रिया की रूपरेखा, यानी जो रिसर्च अपन करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग करें या उसकी एक रूपरेखा आउटलाइन तैयार करें, उसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं। अनुसंधान अभिकल्प अथवा शोध संरचना कहा जाता है। अनुसंधान अभिकल्प में शोध का विषय, अध्ययन की प्रकृति, विषय का परिचय, उद्देश्य, अवधारणाएं एवं परिकल्पनाओं का वितरण आदि विषय वस्तु सम्मिलित होती है। एक अनुसंधान अभिकल्प रिसर्च डिजाइन जो अपन डिजाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो लचीला होना चाहिए। उसे आवश्यकता अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित किया जा सके। तो ये हुआ आपका रिसर्च डिजाइन। तो आप इसमें लिखने की स्थिति में आ जाते हैं कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। शोध की प्लानिंग करना और उसकी आउटलाइन तैयार करना। फिर लास्ट में इसमें अपन देखते हैं शोध की अवधि, पीरियड ऑफ रिसर्च। एक अनुसंधान के डिजाइन में शोध अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि ये रिसर्च कितने समय में हो जाएगा। वाणिज्य संकाय में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे राजकीय उपक्रमों का कार्यशील पूंजी विश्लेषण करते समय, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस करते समय यदि ये उल्लेख न किया जाए कि यह किस अवधि से संबंधित है, तो संभव है कि शोधकर्ता एक ऐसी समयावधि का चुनाव कर लें जिसका अध्ययन पहले से किया जा चुका हो। तो इस तरह से शोध की जो अवधि है वो भी पहले से तय कर लेनी चाहिए। फिर रिसर्च के दौरान समंकों का संग्रहण एवं संपादन भी आवश्यक है। समंकों के संग्रहण और संपादन के बिना रिसर्च कार्य आगे नहीं बढ़ता है। और ये समंकों का संग्रहण और संपादन आप लोगों ने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में सांख्यिकी में देख लिया होगा कि समंकों का अलग अलग तरह से संग्रहण किया जा सकता है। अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, प्राथमिक समंक हो सकते हैं या द्वितीयक समंक हो सकते हैं, और फिर उनका संपादन किया जाता है। अगर समंकों के एकत्रीकरण में कोई अशुद्धि रह जाती है तो उसको दूर किया जाता है। ये सारी बातें आती हैं समंकों के संग्रहण और संपादन में। फिर अभी अभी अपन ने परिकल्पना मानी थी, हाइपोथेसिस मानी थी। कोई भी परिकल्पना करी अपन ने और फिर उसके बाद में परिकल्पना का परीक्षण भी किया जाता है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस अपन ने ली वो ठीक रही कि नहीं रही, इसका परीक्षण किया जाता है। समंकों के विश्लेषण के आधार पर अध्ययनकर्ता द्वारा शोध विषय से संबंधित निर्धारित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। या तो परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है, यानी अपन ने जो परिकल्पना ली थी या तो वो स्वीकृत होती है या अस्वीकृत हो जाती है। सांख्यिकी में किसी निश्चित परीक्षण के लिए एक से अधिक परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। अतः यदि एक परिकल्पना अस्वीकृत होती है तो तथ्य संबंधी वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है। एक परिकल्पना अगर अस्वीकृत होती है तो दूसरी अपने आप स्वीकृत हो जाती है। शून्य परिकल्पना, जिसको अपन नल हाइपोथेसिस
कहा अपन ने, उसका सिंबल है H0। H0 में जिस प्राचल का दावा किया गया है, जिस पैरामीटर का दावा किया गया है, उसे प्रतिदर्श के आधार पर स्वीकार किया जाता है। इसके विपरीत यदि प्रतिदर्श द्वारा प्राचल के पक्ष में गवाही नहीं दी जाती है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करने के साथ ही वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है। तो दो तरह की परिकल्पनाएं हो गई, H0 और H1। अपन ने परिकल्पना अगर मानी थी वो सही निकलती है तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेते हैं। अगर वो स्वीकार नहीं हो पाती है या अस्वीकृत हो जाती है तो वैकल्पिक परिकल्पना जिसको H1 से शो करते हैं वो स्वीकार कर ली जाती है। तो इसका मतलब है कि अपन जो परिकल्पना ले रहे हैं वो या तो स्वीकृत होगी या अस्वीकृत होगी। स्वीकृत होगी तो H0, अस्वीकृत होगी तो H1। तो ये परिकल्पना के संबंध में आप लोगों ने देखा। नल हाइपोथेसिस या तो वो स्वीकार होगी या अस्वीकार होगी। और एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट शब्द और आता है, रिसर्च सिनॉप्सिस, जिसको कहते हैं शोध का कथासार। यानी संक्षेप में उसका सार लिखें कि शोध किस विषय से संबंधित है, उसमें क्या क्या आएगा। ये सारा का सारा सिनॉप्सिस के अंतर्गत अपन लेते हैं। शोध कथासार, शोध विषय से संबंधित समस्या का समाधान तथा उनसे प्राप्त परिणाम स्पष्ट एवं सरल भाषा में प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम माध्यम है। रिसर्च करने से पहले एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं जिसमें शोध से संबंधित उसका क्या क्या करेंगे अपन, वो सार होता है। तो इसको भी आप सिनॉप्सिस से भी अच्छी तरह से परिचित हो जाएं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक नया शब्द है, इसको भी पढ़ लें। और एक जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च अपन जान गए हैं, मेथडोलॉजी है उसमें सामग्री के स्रोत, उनकी प्रमाणिकता, प्रतिदर्श का आकार, सैंपल साइज़ क्या होगा, उसका चयन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मेथडोलॉजी में आती है। रिसर्च की मेथडोलॉजी में या उसका पद्धति या तरीका, तकनीक क्या होगी, उसके अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों के लिए नए शब्द हैं और ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इन शब्दों को आप लोग थ्योरी के रूप में ढंग से तैयार कर लें। आपके पास में जो बुक है उसमें इससे संबंधित थ्योरी मिल जाएगी और उसके बाद में नेक्स्ट टर्म पर अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।